अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम प्रोग्राम है। आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत पे क्या कुछ होने जा रहा है और इमरान खान के लिए आने वाले दिनों के लिए हालात कितने मुश्किल हैं, वो आज मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा आपके सामने। और हुक्मरान बन जाना बड़ा काम नहीं है, हुक्मरानी के गुर जानना, हुकूमत कैसे चलानी है और क्या कुछ सोचना है, बहुत अहम इशू है। पूरी जब आप हुकूमत में रह चुके हो या हुकूमत कर रहे हो तो आपको समझ आ जाती है कि इस मुल्क की सिमत का तयन कैसे करना है। मगर यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस इतनी ज़्यादा हैं कि आपको ख़ुद समझ नहीं आती और आप अपनी सिमत खो बैठते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है इमरान खान के साथ। इमरान खान कहते तो रहे कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने आसपास देखा नहीं। या मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर जो हाल हुआ है उधर तवज्जो नहीं दी, और जो लोग लूट मार कर रहे हैं इसमें या शायद आंखें बंद की हुई हैं उन्होंने। और अगर मुझसे कोई पूछे कि इमरान की दो बड़ी गलतियां, सबसे बड़ी गलतियां बताएं, तो सबसे बड़ी गलती मैं जो समझता हूँ वो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाना है। दूसरी बड़ी गलती मुझसे अगर पूछें तो दूसरी बड़ी गलती ये है कि उस सियासत के वो दाव पेज जो इलेक्टेबल को साथ लेकर चलना है वो शायद को आसान तरीके से निभा नहीं पाए। ये हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपने करप्ट लोगों का साथ देना है, मगर सियासी तौर पर साथ रखना है। आप अगर अपने करीबी लोगों का साथ ना दे पाए, लेकिन आपकी कुर्सी का फ़ायदा आपके करीब लोगों में, कोई रिश्तेदारों में वो फ़ायदा ले गए, तो कोई हासिल क्या हुआ ये आप समझ सकते हैं। चले, मैं ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधता, मैं आगे चलता हूँ। दो इश्यूज़ पे बात कर रही हैं कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो धरना था वो यहाँ तक ऐसे कैसे पहुँच गया। फिर DGISI के हवाले से जो मामला थे वो भी गौर तलब है। दूसरा जो अहम इशू है, और इमरान खान से अगर अपनी करप्शन की ड्राइव को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो क्या नैब में मौजूदा चेयरमैन जावेद इकबाल रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, या कोई नया चेयरमैन आएगा, तो क्या कुछ हो रहा है। पहले इसी तरफ चलते हैं आपको लेकर। जो तमाम अभी ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो करीबी लोग हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीबी लोग, उन्होंने 3-4 नाम फाइनल कर लिए हैं। मैं बता देता हूँ। जस्टिस मंजूर मलिक साहब, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पुराना है। जब ये जज बने तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने गालिबन इसी वजह से जज बनाया इनको। हमारी दोस्तियाँ इनके साथ, लेकिन ये तवज्जो इनकी जो है ना मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब रही है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहे, वहाँ भी अगर आप देखेंगे जस्टिस काजी फाइज़ के केस में रिटायर हो गए FBI की रिपोर्ट सेटिस्फाइड करने के बाद। तो यहाँ एक बड़ा अहम सवाल जो आपके सामने रखना है, नाम तो दे रही हैं, अब सवाल ये है कि ओहदा जब लेना है और कहा है रिटायर्ड जज के हवाले से लफ्ज़, तो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के हवाले से एक सवाल लोग पूछते हैं कि वो 2 साल की कैद के कॉन्टेक्स्ट में, और जज के हवाले से तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है, लेकिन जो कि कानून में गुंजाइश दे दी है यहाँ। अब ये 2 साल वाला जो प्रोसेस है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये एक सवाल आएगा आप लोगों के सामने। ये मुझे तो पता है कि क्या है, लेकिन मैं आज गुफ्तगू नहीं करूँगा। जो नाम पेश कर रहे हैं पेश करने दे, और उनका फ़ायदा यही है। और आपको पता है कि सो कॉल्ड लिबरल हमारे यहाँ चाहते हैं कि किसी तरह हुकूमत के हर बड़े शोबे में आ जाएं, तो जस्टिस मंजूर मलिक शायद इस लिबरल क्लास के नुमाइंदे होंगे जो एजेंडा वाले, वो जो करप्शन को कुछ नहीं समझते। इन्होंने पंचायतें लगाई होती थी अदालतों के अंदर और ये वही काम करते थे।
आगे आते हैं अपना जनाब आसफ सईद खोसा के भाई जो है नासिर सईद खोसा, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। इनकी जायदादों के बारे में कई सी चीज़ें आप लोगों के सामने आती रही हैं। सीजनड ऑफिसर हैं, बड़ा बेहतर काम करते रहे हैं, और ये नाम अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देना चाह रही है तो क्या वजह है, ये भी समझने वाली बातें हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का ताल्लुक़ आपको पता है कराची से है, और वो भी करप्शन को कुछ नहीं समझते। ये भी लिबरल क्लास, यानी बुनियादी तौर पर ये नामों से लग ये रहा है कि ये नवाज़ शरीफ ने नाम फाइनल किए हैं। इसमें अपोजिशन जो हमारे लीडर हैं शहबाज शरीफ, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसहाक डार वगैरह नहीं, सारे बैठ के, एक चौथा नाम मैं छुपा रहा हूँ आपके सामने। दूसरी तरफ इमरान खान के जो करीबी हैं वो एक तो जावेद इकबाल साहब के हवाले से है, दूसरा जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब के हवाले से नाम चल रहा है। बहुत ईमानदार आदमी है, हर एक को पता है, मैं आपको। और जनाब जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब के हवाले से बात हो रही है। अब डिपेंड करता है, और यहाँ फिर वही बात आएगी, रिटायर्ड जज की तो बात है, लेकिन कंडीशनैलिटी जो है, जो ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से, मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड में वो मैं चला रहूँगा कि जो जज रहने के बाद आपने क्या कुछ करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर, ये बनना या ना बनना, ये बाद में बातें मैं करूँगा आपको। और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो मौजूदा चेयरमैन नैब है, वो इस ओहदे पे रहना चाहते हैं, और उसके लिए क्या मामला चल रहे हैं, इसके लिए बड़ा अहम है कि जो दूसरी तरमीम नैब ऑर्डिनेंस की बड़ी लंबी है, मैंने क्या किया है, कंपैरिजन सेक्शन 6 का, तरमीम आने से पहले वो चीज़, और जो तरमीम आई है दूसरी तरमीम और तीसरी तरमीम नैब ऑर्डिनेंस की, उनको इकट्ठा और यकजा करके मैं पूरा बैकग्राउंड पे वो चला रहा हूँ। और अच्छा, उसमें भी बड़ी अजीब सी, यानी एक बड़ा अहम इशू है, आर्टिकल 209 भी बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और उनको रिमूव करने के हवाले से कहा है, और वहाँ पर बाकी लोगों का जो नाम है ना वो लेकर, वो जहाँ यानी कई जगह मिसाल के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात हुई है, या इलेक्शन कमिश्नर के लोगों को हटाना है, मेंबर्स इलेक्शन कमीशन को, तो वो आईने पाकिस्तान में तरमीम की गई है कि उनको हटाने के हवाले से। तो ये नैब के ऑर्डिनेंस में अगर डाल दें आप, तो क्या आइन के अंदर भी तरमीम तस्वर होगी और सुप्रीम काउंसिल का तरीकाकार वही होगा? मैं बड़ा क्लियर हूँ, इसमें नहीं होगा। वो मिसकंडक्ट और वो चीज़ें नहीं आएंगी, इस सिनेरियो में नहीं आएंगी। आगे क्या होना है या नहीं होना, वो बात की बातें हैं। तो ये भी कहना कि एनआरओ देना, मैं इससे भी इत्तफाक नहीं करता। और अब चेयरमैन नैब जो तैनात होगा, मैं बड़ी बात करने लगा हूँ आपके सामने, और मुझे पता है कि कौन होने जा रहा है, आज ही नहीं सारा कुछ बता देना आपको। वो इस मुल्क की आने वाली सिमत का तयन करेगा। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किन का आदमी हुआ, कि जिनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वगैरह के साथ है। और आगे 2 मेंबर जो तैनात होने हैं, जब वो तैनात होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, ये मिसाक़ जमहूरियत का एक वतीरा था कि जहाँ जाने वाली हुकूमत आने वाली हुकूमत का आपस में बैठ के एक सेट पैटर्न तय होता था। अपना केयर टेकर सेटअप भी ऐसा लगाया जाता था, चेयरमैन नैब भी ऐसा लगाया जाता था, इलेक्शन कमीशन भी ऐसा लगाया जाता था। ये 18वीं तरमीम के मुहर्रकात हैं या नताइज हैं जो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। अब आता हूँ मैं अगली गुफ्तगू की तरफ कि इमरान खान के लिए मसाइल क्या हैं। पंजाब गवर्नमेंट के बारे में मैं कह चुका हूँ, बलूचिस्तान के बाद हुकूमत पंजाब की बारी है, और इसमें इमरान खान साहब बड़े फैसले ले बैठे हैं कि यहाँ गवर्नमेंट तब्दील कैसे कर रही है और किसको आगे लेके आना है। कुछ उन्होंने मीटिंग्स कर ली हैं और कुछ डिसीजन उन्होंने ले ली हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उन्होंने, देखें इस हवाले से मुख्तदर हल्के जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट है वो बार बार कह रही है कि आप इस मुल्क की गवर्नेंस बेहतर करना चाहते हैं, आप आगे लेके आना चाहती हैं, तो वज़ीर आला भी तो अच्छा लगाएं आप। लेकिन इमरान खान इस सारे मामले में अड़े रहे हैं, और वो मैं समझता हूँ ये उनका गलत फैसला है। उस्मान बुज़दार ने दिया क्या है पंजाब के हवाले से, आप सिर्फ ये बातें ये बताएं। बोल वो सकते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकते, सवाल जवाब दे नहीं सकते। अगर इतना है, अगर बैठे और जवाब देवा, और हर एक को पता है कि बीबी फरा क्या कर रही हैं यहाँ पर, हर एक को पता है कि बीबी फरा का प्राइम मिनिस्टर के घर से क्या ताल्लुक है। अब मुझे नहीं, ये अच्छा नहीं लगता, मैं यानी ये नुकसान दिया है। यानी इमरान खान साहब अगर बराह रास्त करप्शन को अपना रोक रहे हैं, तो ये भी सोचना था उनके आसपास जो क्या लोग कर रहे हैं। यहाँ पर खावर खुर्शीद जो हैं, वो जो पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं, वो क्या कुछ किया है।
वो बहुत सी चीज़ें मेरे सीने में बहुत से राज दफन है, वो मैं बताऊंगा। यहाँ DGLDA क्या कर रहे हैं, या DGLDA कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है, मेरे पास वो भी बहुत कुछ है। मैं आने वाले वक्तों में बहुत कुछ छेड़ने लगा हूं, मैं आपको पहले बता दूं। और ये ज़रूरी है कि इमरान खान साहब को ये सोचना था। इमरान खान साहब एक DGISI के इशू के ऊपर अपनी मस्जिद अलहदा बनाने की कोशिश की, इदारे के साथ चलना चाहिए था। और उसका नुकसान फिर बैठ के आप 20 नवंबर तक ले जाएं, क्या आप हासिल कर लें, और TLP क्या करना चाह रही थी, मैंने वो सारी बातें बता दी हैं। अब चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ रिटायरमेंट करीब आ रही है, अगले COS के हवाले से फ़ैसला होना है। और क्या होना है फ़ैसला, कौन आएगा, कौन पॉलिसीज़ को आगे लेकर चलेगा, ये भी आपने आने वाले वक्त के अगले जो मुल्क में आगे सियासत होनी है उसका तयन करेगा। और उसमें वन मस्ट एडमिट के जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत काम किया इस मुल्क के लिए। उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने चीज़ों को सही सिमत पे ले जाने के लिए पूरी कोशिश की है। इल्ज़ामात जिस पे मर्ज़ी आप लगाते रहें, लेकिन आने वाला वक्त बता देगा आपको। हाँ, एक नाम तो मैं आपके सामने वो भूल गया पहले, और वो जनरल बिलाल अकबर के हवाले से चेयरमैन नैब के लिए उनकी कोशिशें भी हो रही। और मैंने दूसरे मौजू के साथ इसलिए जोड़ा कि आप ख़ुद समझ सकें कि मैं क्यों नैब के हवाले से जनरल बिलाल अकबर की बात कर रहा हूँ। एम्बेसडर्स जो सऊदीया से उन्हें लाया गया है, इस्तीफ़ा दिया गया है, तो आगे क्या करेंगे या क्या करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा। ये मैं बिटवीन द लाइंस कुछ चीज़ें अभी बता रहा हूँ, सारा कुछ अभी नहीं बताना आपको, लेकिन आप लोगों के लिए फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आप क्या समझते हैं चेयरमैन नैब किसको होना चाहिए। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जिस तरह लेकर चल रही हैं पॉलिसीज़ यही चलनी चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू करूँगा। प्रोग्राम चूँकि लंबा हो जाना है, लेकिन इस पर मैंने तफसील गुफ्तगू करनी है आपके सामने कि अभी फ़िलहाल जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम मौजूद है, वो रहेगी। और इमरान खान के कान में किसी ने डाला कि इनको रिमूव किया जाए, इनको हटाया जाए, और वो काम होता रहा है। अब वो कर पाते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं, ये आने वाले दिनों में आप तक चीज़ें सारी आ जाएंगी। अब इमरान खान ने आगे बैठकर फैसला करना है कि इस मुल्क की सिमत का तयन, इन्होंने सो कॉल्ड लिबरल का एजेंडा लेकर नहीं चलना, इन्हें सियासी तरीक़ाकार वही लेकर नहीं चलना जिसने इस मुल्क की तबाही में अहम किरदार अदा किया। इन्हें तमाम लोगों को साथ लेकर चलना है, और उसके लिए रास्ते पैदा कर रहे हैं इमरान खान साहब। आपको कोशिश करते हैं आप तक मशवरा दें ताकि आप उस पर अमल दरामद कर सकें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।